साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना के बारे में, जो आपको हम इसके सारे बातों का, इसका लाभ हानि, प्रोज कॉन्स, मेरिट डिमेरिट, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स क्या है, क्यों है, कैसे लाई गई है, क्या न्यू पेंशन स्कीम्स का नवीन रूप है या ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी है। इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, चाहे राज्य सरकार के हो, या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हो, उनके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। ये पेंशन स्कीम्स जो पुरानी पेंशन स्कीम्स थी, ओल्ड पेंशन स्कीम्स के नाम से जानी जाती थी। इस ओल्ड पेंशन स्कीम्स में ये होता था कि जब कोई कार्मिक 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेता था, तो उसको जो 60 साल के रूप में उसने जो सरकार को दिए हैं, उसके एवज में उसको स्थानांतरित आय के रूप में पेंशन दी जाती थी। लेकिन ये पेंशन देने के रूप में सरकार का एक ये था कि उसके आजीवन तक एक संबल मिले, उसको एक वेतन नहीं तो एक स्थानांतरित आय के रूप में अपना खुद की घर गृहस्थी वो चला सके। ऐसी स्थिति ओल्ड पेंशन स्कीम्स में थी। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन आपको नहीं देना पड़ता था। ये सरकारी कार्मिकों के संबंध में था। लेकिन एक ऐसी कंपनियां थी सरकारी क्षेत्र के अलावा, प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां आज हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत गवर्न होती है। उन फैक्ट्री एक्ट में ये प्रावधान था कि दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें। एक तो ईपीएफओ एक्ट 1952 के अंतर्गत, एक ईएसआईसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। ईपीएफओ एक्ट 1952 के अंतर्गत ये प्रावधान था कि जितना एम्प्लॉइज अपना अंशदान करता था, उतना ही अंशदान एम्प्लॉयर को करना होता है। इसी प्रकार की, इसी तर्ज पर 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार एक न्यू पेंशन स्कीम्स के नाम से एक व्यवस्था लेकर आई। न्यू पेंशन स्कीम्स में यह प्रावधान किया गया कि 10%, जो बेसिक का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% कार्मिक का होगा, और उतना ही अंशदान भारत सरकार या राज्य सरकार अंशदान करेगी। ये व्यवस्थाएं चली। व्यवस्थाएं होते होते 2004 से आज 2024 हो गए। 20 सालों में ये पता लगा कि उसके ड्रॉबैक ये पता लगे कि न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट्स पर आधारित है, और ये शेयर मार्केट्स की स्थितियां डरावनी है, भयावह है। और जो पिछले 20 सालों के अनुभव में ये जो बता रहे थे कि 2015 में, 2020 में जो व्यक्ति रिटायर हुए, उन रिटायर होने के बाद उनकी मासिक पेंशन की स्थिति क्या रही। उन मासिक पेंशन की स्थिति उनकी मात्र 3,000 रुपए, 4,000 रुपए मासिक पेंशन में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। एक भयावह स्थिति इससे बड़ी नहीं हो सकती कि जो कोई भारत सरकार में या राज्य सरकार में नौकरी करता है और उसके बाद में लाखों रुपए की नौकरी, पर मंथ की नौकरी करता है, और उसको 5,000 10,000 रुपए पेंशन में गुजारा करना पड़े। तो ये एक भयावह स्थिति थी। इस बात को भारत सरकार ने समझा, जाना, और कई राज्यों ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी जो बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश थे। इन राज्यों में क्या हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स लागू कर दी। जब इसकी भयावहता देखी तो अब भारत सरकार ने इस ओल्ड पेंशन स्कीम के काट के रूप में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, जो सोमनाथन समिति की सिफारिशों से लागू की गई है। क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, किस तरीके से इसमें ये व्यवस्थाएं हुई है, जिस तरीके के हमारे पास में खबरें आई हैं, उससे ये पता लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी तो नहीं है, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स हैं। इसमें भी 25 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर आप 50% पेंशन के हकदार होंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें पारिवारिक पेंशन की बात कही गई है, जो न्यू पेंशन स्कीम्स में नहीं थी। इसमें यह होता है कि बाय द वे कोई कार्मिक की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अंतिम वेतन का 60% पेंशन के रूप में भी दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि आपको अंशदान 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% मिलाना होगा, और साथ में भारत सरकार या राजस्थान सरकार या कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कितना मिलाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी एनपीएस में 10 के बजाय 14% कर दिया था, और 14 के बजाय ये 18.5% अभी कर दिया गया है। तो 18.5% भारत सरकार या राज्य सरकार अपना अंशदान करेगी, और उसके बाद में
कार्मिक के लिए व्यवस्था की गई है कि जब वो 60 साल की अधिवार्षिक की आयु पूर्ण कर लेगा तो पूर्ण करने के बाद में उसको लास्ट वर्ष का, अंतिम वर्ष के औसत महीनों का 50% पेंशन के रूप में दे होगा। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानते हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे न्यू पेंशन स्कीम्स क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स क्या है, जो ईपीएस के माध्यम से 1996 का एक स्कीम है, उसके माध्यम से किस प्रकार से दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स में तो ये व्यवस्था कर दी कि आपको 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी है, कि सेवा होने पर अंतिम वर्ष के औसत माह का आपको 50% पेंशन का प्रावधान है, पेंशन देने का है। दूसरी बात इसमें यह है कि न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह कर दी गई है, प्रति माह कर दी गई, जो न्यू पेंशन स्कीम्स में नहीं था। तीसरी बात इसमें यूं करें कि कार्मिक तथा सरकार का अंशदान कितना होगा। अंशदान की हम बात करें, सरकार का अंशदान क्रमशः होगा आपका 10% व 18.5%। इन चीजों की बात करें। चौथा हमारा ये है आनुपातिक वेतन है। जैसे 25 वर्ष से कम में यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो आनुपातिक पेंशन का प्रावधान किया गया है, आनुपातिक पेंशन का प्रावधान। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 वर्ष तक की सेवा करता है, 15 वर्ष तक सेवा करता है, तो 15 वर्ष तक सेवा करता है तो उसको कुल वेतन का कितना मिलेगा, इसमें हम बात करेंगे साहब 25/50 गुणा 15 इस तरीके से मिलेगा। सॉरी 50/25, 50% पेंशन है, 50 के अनुपात में मिलेगा ना, तो 30% उसको वेतन मिलेगा, 30% पेंशन मिलेगी यदि 15 वर्ष की सेवा करता है। तो इसी तरीके से 18 वर्ष की करता है तो उसको 35-36% हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम्स और ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इन चीजों को हम देखते हैं। साथियों हम बात कर रहे थे ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और ईपीएस के बारे में अंतर। बेसिकली हम आपको बताएं कि ओपीएस स्वतंत्रता के बाद में शुरू की गई योजना है जिसमें किसी प्रकार का कोई अंशदान नहीं देना होता। दूसरा आपका एनपीएस 1 जनवरी 2004 से प्रारंभ हुआ है, और जबकि यूपीएस अभी 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का विचार है, और जबकि ईपीएस के बारे में हम बात करें कि 1995 से ये योजना लागू की गई है। दूसरी हम बात करें 1 जनवरी 2004 से पहले जो भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में भर्ती हुए हैं कार्मिक, उनके लिए व्यवस्था की गई है, और साथ में सैन्य कार्मिक चाहे कभी भी भर्ती हुए उनके लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। दूसरी हम बात करें कि एनपीएस के संबंध में 1 जनवरी 2004 के बाद में केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कार्मिकों को न्यू पेंशन स्कीम्स का लाभ दिया गया है, जबकि यूपीएस में यह व्यवस्था की गई है 1 अप्रैल 2025 के बाद में यदि ये लागू होगी, इससे पहले एनपीएस कार्मिकों को विकल्प देना होगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2025 के बाद में राज्य सरकार के कार्मिक और केंद्र सरकार के कार्मिकों पर लागू होगी। चौथी हम बात करें कि ईपीएस स्कीम्स किन पर लागू होती है। ईपीएस स्कीम्स ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कार्मिक और जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और जिनका ईपीएफओ एक्ट में ईपीएफ और ईएसआई कटता है, उनके लिए ये लागू होगी। इसमें ये चीजें व्यवस्थाएं हैं। तीसरी हम बात करें कि ओपीएस से जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स है, ओल्ड पेंशन स्कीम से हमारे माननीय मंत्रियों के लिए दी जाती है, सांसदों को दी जाती है, विधायकों को दी जाती है,
न्यायाधीशों को दी जाती है, आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, सदस्यों को, इनको दी जाती है। साथ में इसमें यह व्यवस्था की है कि इनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत सरकार की संचित निधि से और राज्य सरकार की संचित निधि से दी जाती है। दूसरा हम बात करें कि जो हमारा न्यू पेंशन स्कीम्स में जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे, जो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2003 का है, जो 2005 में गठित किया गया। पीएफआरडीए द्वारा एक फंड बनाया गया है, उस फंड से ये पैसे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि यूपीएस का पैसा कहां से आएगा, यूपीएस का पैसा भी पीएफआरडीए के फंड से पैसा दिया जाएगा। चौथा हम बात करें इसमें ईपीएफओ फंड से यह पैसा दिया जाएगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स के लोगों को। अब हम बात करें कि ओपीएस में क्या राज्य कार्मिक है या भारत सरकार का कार्मिक है कोई पेंशन, कोई अंशदान करता है? नो, किसी प्रकार का कोई अंशदान नहीं है। बेसिकली हमारा मोटो यह था सरकारी नौकरियों में जाने का किसी का भी कि 60 साल तक 24/7 घंटे वो भारत सरकार और राज्य सरकार को देते हैं, तो भारत सरकार या राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि जब सेवानिवृत्ति के बाद भी उसको एक मतलब आजीविका, अपनी खुद का घर गृहस्थी चला सके, उसके लिए एक न्यूनतम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए स्थानांतरित आय के रूप में ये सरकार को दी जाती थी। लेकिन जो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की अवधारणा आने लगी, जो जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा आने लगी, सरकार भी प्रॉफिट देखने लगी, तब से ये बर्डन हो गया सरकार पर बर्डन हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम्स बर्डन है साहब। ओल्ड पेंशन स्कीम से लाखों करोड़ों रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 में यह व्यवस्था की कि इसमें जैसा ईपीएफओ एक्ट के अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर के कार्मिक हैं जिनका पीएफ ईएसआई कटता, उसी तरीके के उसी तर्ज पर क्या किया इन्होंने, न्यू पेंशन स्कीम्स लेकर आ गए। और उसमें यह कहा गया कि एम्प्लॉइज जितना अपना अंशदान अदा करेगा उतना ही भारत सरकार या राज्य सरकार अंशदान करेगी, और उसके बाद में इस पैसे को शेयर मार्केट में हम लगा देंगे, निवेश कर देंगे। उस निवेश से क्या होगा कि 60% राशि तो एक मुश्त आपको दे दी जाएगी और 40% राशि का हम पेंशन के रूप में कर देंगे। तो ये व्यवस्थाएं इसमें थी। अब बात यूपीएस की बात करें तो यूपीएस के जो प्रारंभिक रुझान हमारे पास में आए हैं उससे यह है कि सरकार अंशदान तो एनपीएस की तरह ही लेगी। मतलब जिस तरीके से ईपीएफओ एक्ट 1952 के अंतर्गत एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में दी जाती थी, उसी तर्ज पर ये अंशदान तो लेंगे। अंशदान कितना होगा? अंशदान आपका मूल वेतन और महंगाई राहत का 10% होगा। लेकिन जो 14%, पहले 10% ही दिया करती थी एनपीएस स्कीम्स में भारत सरकार या राज्य सरकार का अंशदान, लेकिन जब विवाद हुआ तो 2019-20 में सरकार ने इसको 14% कर दिया। अब सरकार कह रही है कि हम 18.5% कर देंगे आपके योगदान को, तो 18.5% भारत सरकार और राज्य सरकार का इसमें योगदान होगा। इसके बाद में क्या होगा? ईपीएफओ क्या है साहब? ईपीएस स्कीम्स में क्या है? ईपीएस में भी श्रमिक के मूल वेतन का, श्रमिकों के मूल वेतन का 10% सालाना ईपीएफ चालान कटता है, वो मंथली ईपीएफ चालान कटता है। उसी में एम्प्लॉयर का योगदान क्या होता है? एम्प्लॉयर का योगदान 8.25% तो ईपीएफ के रूप में चला जाता है ईपीएफओ फंड में, और 3.75% की राशि ईएसआई जमा चालान के रूप में चली जाती है, मतलब 12% उसका योगदान होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। अब हम बात करें कि उसको कितना वेतन मिलेगा, कितनी मासिक पेंशन मिलेगी। जब वो अधिवार्षिक की आयु पूर्ण करेगा, सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण करने के बाद में उसको 50% अंतिम वेतन का मिलेगा, और जो जो डीए बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आपकी वेतन बढ़ता जाएगा, मतलब मासिक पेंशन बढ़ती जाएगी। दूसरा हम एनपीएस की बात करें, एनपीएस में कोई निश्चित मासिक पेंशन का उल्लेख नहीं था, और यही वजह रही कि लोगों ने विरोध किया, श्रमिक संगठनों ने विरोध किया और एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने की बात कही। ओपीएस लागू भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि इस पे वास्तव में सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। उस बर्डन की वजह से सरकार ने एक व्यवस्थाएं की है, उस व्यवस्था का नाम एनपीएस दिया। एनपीएस में क्या था कि कुल जमा का जो आप 10% जमा करा रहे हैं और
भारत सरकार, राज्य सरकार आप में 14% जो अंशदान कर रही है, उसका 60 साल तक एक म्यूचुअल फंड बनाया गया है, जिसमें LIC है, आपका SBI और UTI है। इस UTI में म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। और उसमें भी एक विकल्प चुना गया, जो जागरूक लोग थे उन्होंने विकल्प को चुना कि आप 60% अपनी राशि का शेयर मार्केट में डायरेक्ट लगाना चाहते हो या फिर 40% लगाना चाहते हो। मिनिमम 40% तो आपको शेयर मार्केट में लगाना ही होगा। उसके बाद में 60 साल के बाद में उस समय के शेयर बाजार की क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो तो वक्त जाने। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जब आपका अंतिम जो जमा पूंजी होगी उसका 60% तो आपको नगद के रूप में दे दिया जाएगा और 40% जो राशि बची है आपकी, उस राशि का आपको मासिक पेंशन दे दिया जाएगा। और मासिक पेंशन का आलम ये देखिए साहब कि मासिक पेंशन जो 2004 में भर्ती हुए, 5 में भर्ती हुए, 2020 में रिटायर हो गए, उनकी वेतन जो मासिक पेंशन की हम बात कर रहे हैं, उन मासिक पेंशन की 3,000 रुपए, 4,000 रुपए मिल रहे। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि उस समय देश में लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तो रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कुलियों को 2005 और 6 में क्या किया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गैंगमैन के रूप में लगा दिया था। उस गैंगमैनों की स्थिति हम बात करें कि वो थे तो गैंगमैन, उनको तनख्वाहें जब 2020 में वो रिटायर हुए, कोई 15 में रिटायर हुए। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि एक कुली जो 2005 में गैंगमैन बना, 2020 में वो रिटायर हुआ गैंगमैन के पद पर, उसको अंतिम वेतन मिलता था उस समय 50,000 रुपया। 50,000 रुपया वेतन मिलता था, लेकिन उसकी पेंशन बंधी, उसकी पेंशन मात्र 3,000 रुपए, 4,000 रुपए बंधी। उस आदमी ने यह कहा कि यदि मैं कूली ही रहता तो बहुत बढ़िया रहता। ये न्यू पेंशन स्कीम्स की विडंबना थी। उसी विडंबना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार स्वामीनाथन समिति का उन्होंने गठन किया और एक नया रूप अख्तियार किया एनपीएस से यूपीएस में। ये हम नहीं कहते कि भारत सरकार के ऊपर क्या बर्डन है, राजस्थान सरकार के ऊपर क्या बर्डन है या दूसरी सरकार के ऊपर क्या बर्डन है, लेकिन एक बात ये हमें महसूस हुई कि भारत सरकार या राज्य सरकार ओपीएस नहीं देना चाहती। ओपीएस इसलिए नहीं देना चाहती कि एक बहुत बड़ा हमारे जो राज्य की आय का बहुत बड़ा हिस्सा यदि पेंशन में चला जाएगा तो देश का विकास या राज्य का विकास कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है ये कि देश का विकास और राज्य को ये हर जगह लागू होनी चाहिए। ये हमारे माननीय सांसदों पर लागू होनी चाहिए, माननीय मंत्रियों पर लागू होनी चाहिए, माननीय विधायकों पर लागू होनी चाहिए। सारी बातें उन पर भी लागू होनी चाहिए कि उनसे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर उन्हें पेंशन दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की यदि आप पेंशन देते हैं तो सारी व्यवस्थाएं एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें। तो ये बातें यूपीएस में लेकर आए। यूपीएस में लेकर आए तो क्या स्थितियां बनी साहब? यूपीएस में ये कर दिया कि आपको जो अंतिम माह का वेतन का 50% तो नहीं दिया जाएगा, आपको अंतिम वर्ष का जो औसत बनता है उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का कि एनपीएस से तो बेहतर है। क्योंकि एनपीएस से बेहतर इसलिए है कि उसमें सरकार कार्यक्रम शेयर मार्केट के अधीन नहीं रखेंगे। बेसिकली आप निवेश कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कीम्स में उस पैसे को निवेश कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये पैसा कितना भारत सरकार के पास आने वाला है, ये पैसा राज्य सरकार के पास कितना आने वाला है, ये चीजें भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। बेसिकली इसमें यह कर दिया गया है कि आपको जो पैसा 60% एक मुश्त मिलता था एनपीएस में, वो एक मुश्त न देकर उसका 50% पेंशन का लिए होगा और हर 6 महीने में आपको 10-10% आपको दे दिया जाएगा। ये व्यवस्थाएं इसमें की गई है। और तीसरी बात, इसमें जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स की बात होती है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम्स में भी 50% पेंशन मिलती है साथियों। पेंशन कैसे मिलती है? पेंशन इस तरीके से मिलती है कि आपको अंतिम 5 वर्षों के औसत माह का 50% मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है। इसका मतलब अंतिम माह के वेतन का 50% बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन एक वर्ष के औसत माह का वेतन में लोचा है। और जब 5 वर्ष का औसत माह का 50% करते हो तो उसमें 100% लोचा है। इसके लिए सर्विसेज आपकी ईपीएस के लिए 10 से 14 साल, 15 साल, 25 साल होनी चाहिए। इसके लिए आपकी 20 साल की सर्विसेज होनी चाहिए। एनपीएस में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कभी भी आप रिटायर हो जाइए, बिल्कुल ये पूरी तरीके से व्यवस्थाएं धराशायी थी। तीसरा, इसमें आपकी 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए। ये बातें थी हमारी चारों पेंशन योजनाओं के बारे में अपने बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपका पैसा जाएगा। हम बात करेंगे कार्मिक की दृष्टि से बात करें, कार्मिक के अंशदान
की हम बात करें कि इस यूपीएस में क्या है, मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छी स्कीम है। यदि पूरे देश में हर जगह यूनिफॉर्मिटी के साथ में इसको लागू कर दिया जाता है तो इससे बढ़िया कोई वो नहीं है। दूसरा, सरकार के कोष में कितना पैसा जाएगा, सरकार के कोष में कितना पैसा आएगा, इन दोनों चीजों को आधार पे हम बात करते हैं। कार्मिक के अंशदान की हम बात करें कि यदि आज एक छोटा से छोटा कार्मिक जिसको 18,000 रुपये प्रति माह मिलता है, तो वो 18,000 25,000 रुपये आजकल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन होता है, तो 25,000 का यूं समझिए 2,500 3,000 का बैठता है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 ये एवरेज 5,000 में आ जाता है। हम यदि 5,000 शुरुआत में न मानकर इसको पूरे आजीवन के औसत को हम 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपये प्रति माह आप जमा कराते हो 25 साल की सेवा के लिए, 12 महीने के लिए और 25 वर्ष के लिए हम बात करें तो 25 दू 50, ये कुल 30 लाख रुपए आपका अंशदान हो जाता है। 30 लाख रुपए तो आप खुद अंशदान करते हैं। अब सरकार के अंशदान की बात करें, ये 10% है मूल वेतन का, मूल वेतन प्लस डीए का 10% हमारा औसतन पूरे देश के कार्मिकों का, किसी का तो 20,000 भी है, किसी का 25,000, हमने औसतन माना है। 10% इसका आपका वेतन है इसमें। और इसमें सरकार का अंशदान कितना होगा, सरकार का अंशदान इसमें 18.5% होगा। इस 18.5% को हम यूं कर सकते हैं कि 20,000 या 18,000, 18,500 रुपए कर दिए हमने। 18.5 को 20,000 ही मान लेते हैं मोटा मोटा, 20,000 गुणा 12 गुणा 25 करेंगे तो ये आपका 60 लाख रुपए हो जाता है, 60 लाख रुपए हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर यूं हम बात करें कि 90 लाख रुपए औसतन बैठता है। 90 लाख को भी हम मोटा मोटा कर दें 1 करोड़ रुपए कार्मिक का अंशदान होगा। 1 करोड़ रुपया 25 साल की सेवा पूर्ण करने पर अंशदान होता है। अब 1 करोड़ को यदि हम कहाँ निवेश करते हैं, निवेश करना है हमें, निवेश इस पैसे को कहाँ करेगी, ये पैसा बेसिकली पीएफआरडीए में जाएगा। पीएफआरडीए में जाएगा तो इसको निवेश या तो भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे करेगी, इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। यदि इंफ्रा प्रोजेक्ट पे करता है तो भारत सरकार को कोई ऋण नहीं लेना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी स्कीम्स में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें रिट्स है, आपके रिट्स में निवेश कर सकती है, इनविट्स में निवेश कर सकती है। दूसरा हम बात करें कि इसको शेयर बाजार में निवेश कर देगी। शेयर बाजार, भारत सरकार के पास में इतनी अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं, वो म्यूचुअल फंड के रूप में कर सकती है, म्यूचुअल फंड के रूप में कर सकती है, उसको डायरेक्ट शेयर मार्केट में कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। तो डायरेक्ट की हम आज की स्थिति देखें, हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो लगभग 15 से 20% का रिटर्न्स आता है। हम 15% भी इसका औसत रिटर्न्स को हम माने, 15% औसत रिटर्न्स को माने तो हमारा जो 1 करोड़ की पूंजी है वो 2.5 करोड़ रुपए आपके 25 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब 2.5 करोड़ में एनपीएस की हम बात करें तो 2.5 करोड़ का एनपीएस आपका कितना जाता, 1 करोड़ रुपया की तो पेंशन बनती और 1.5 करोड़ रुपए आपका क्या जाता, एक मुश्त आपको मिल जाता 25 साल की सर्विसेज करने के बाद। इसने सरकार ने क्या किया, यूपीएस में इस व्यवस्था को स्किप कर दिया है कि आपको जो 60% एक मुश्त मिलता, उस एक मुश्त न मिलकर आपको हर 6 महीने में, प्रत्येक 6 माह में 10% आपको मिलेगा। ये 10% आपको मिलेगा और औसत वेतन का हम क्या करेंगे, 40% का जो रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, पेंशन के रूप में 50% बांध लेंगे। अब सरकार के कोष की बात करें, ये तो हो गया हमारा सरकार का, क्योंकि सरकार जो पैसा दे रही है वो हमसे ही अंशदान कराकर, हमसे ही लेकर पेंशन दे रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार कॉरपोरेट गवर्नेंस की भांति कामकाज कर रही है, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट की भांति काम कर रही है, सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस देना चाहती है। ये सारी बातें अच्छी है, तो सरकार को ये कामकाज करना चाहिए, कोई बुरा नहीं। अब सरकार के कोष की हम बात करें, एक रिपोर्ट से ये बताइए कि केंद्रीय कार्मिक कितने हैं। केंद्रीय कार्मिक हमारे 23 लाख कार्मिकों को इसको लाभ होगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती हैं। दूसरा हम बात करें कि राज्य कार्मिक कितने हैं। इसमें राज्य कार्मिक हमारे पास में 90 लाख राज्य कार्मिक है, 90 लाख। इसको मोटा मोटा हम यूँ माने कि जब ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, रिटायर बहुत कम होंगे, ज़्यादा भर्ती होगी, 1.25 करोड़ के आसपास हम मान लेते हैं इसको। 1.25 करोड़ हमारे कितने हैं,
भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्मिक है जिनका यूपीएस फंड बनता है। इसमें मैं आपको एक मोटी मोटी अनुमान से लगाऊं कि भारत सरकार का फंड कितना आएगा। 1.25 करोड़ का यदि हम 5,000 की जगह 5,000 ही औसत लगा लेते हैं, मैं तो 10,000 का औसत मान के चल रहा हूं। 10,000 का औसत यदि हम लगाते हैं तो क्या स्थिति बनती है आपकी, ये आपकी बनती है 12,500 करोड़ रुपया। 12,500 करोड़ रुपया 25 वर्ष के लिए बनते हैं, तो आपका 12,500 करोड़ रुपए ये बनते हैं, तो एक वर्ष के लिए, एक मतलब 12 माह के लिए हम करें तो ये बनते हैं आपके 12,500 करोड़ रुपए बनते हैं। अब 12,500 करोड़ तो ये हो गए। अब 12,500 करोड़ प्रति माह अंशदान, अब इसमें 18% योगदान कर रही है, तो 20,000 करोड़ रुपए हम भारत सरकार और राज्य सरकार के योगदान को मान लें तो कितने हो गए, 32,500 करोड़ रुपए का एक फंड भारत सरकार के पास में होगा, राज्य सरकार के पास में होगा। 32,000 करोड़ का फंड होगा। ये 32,000 करोड़ के फंड को यदि हम 25 साल से गुणा करते हैं, 25 साल से गुणा करते हैं और 25 साल के बाद में यदि हम 32,500 को 25 वर्ष से गुणा कर दीजिए और इसको हम 15% रिटर्न्स भी हम मानते हैं, 15% रिटर्न्स 25 साल से गुणा करने पर आपका रिटर्न्स बनता है लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपया। 4.6 लाख करोड़ को यदि 25 से गुणा कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट से आपके लिए बनता है। तो ये भारत सरकार के एक स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, अंशदान के आधार पर दिया जा रहा है और बेसिकली ये भारत सरकार आपको स्थानांतरित आय के रूप में कोई पेंशन न देकर आपके ही पैसों से ये पेंशन दे रही है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सरकार अब वैसी नहीं रही कि आपके 60 वर्षों के बाद की चिंता करे, और इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि यूपीएस एनपीएस सब एक जैसे हैं। ओपीएस जैसी व्यवस्था आप चाहे कितने भी हड़ताल कर लो, ओपीएस व्यवस्था नहीं आएगी, कुछ भी कर लीजिए। ये सारी चीजें पहले से ही भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो श्रमिक संगठन है उन संगठनों के आधार पर ये व्यवस्थाओं को लाया गया है, उनकी सहमति से लाया गया है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो एनपीएस स्कीम से एनपीएस से तो बेहतर ही है, और इस बात को हमें समझ जाना चाहिए। जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है। यदि राजस्थान सरकार के कार्मिक हैं और राजस्थान सरकार जीपीएफ देना चाहती है तो जीपीएफ आप दे सकते हैं, आप 10% योगदान करा सकते हैं, तो आप सेवानिवृत्ति के बाद में एक बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, बहुत अच्छा पेंशन भी मिल सकता है, आपका जीवन बहुत अच्छा गुजर सकता है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो यूपीएस के बारे में, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिक एजुटेक। धन्यवाद।